तो आप एसडीएम के तौर पे आप क्या करोगे कि वहाँ पे सुचारू रूप से सारा यातायात सुगम हो जाए और जो दुर्घटनाएं हो रही है वो ना हो? लोगों को एक अवेयर कर सकते हैं उसके प्रति कि जो यहाँ की रोड है वो थोड़ी ख़राब है। हम सर स्पीड ब्रेकर वहाँ पे बनवा सकते हैं टेम्परेरी। पुलिस तैनाती जो बल होते हैं उसको भी तैनात कर सकते हैं सर। उनका कहने का मतलब है कि हमारे क्षेत्र में एक शराब की एक नई दुकान खुली है, जिसके कारण हमारे गांव की जो सामाजिक संरचना है वो बिगड़ रही है। सर प्रावधान किया गया कि जो लाइसेंस प्राप्त करता है वही शराब की बिक्री कर सकता है। सर एक तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सर गवर्नमेंट से कि अगर मतलब अगर इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो अगर इस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है तो आप बता सकते हैं कि ऐसी क्या खूबी है देवास में? और सर रही बात मेरी तो सर मैं आरती से जुड़ी बात है। अपना परिचय दीजिए आप। जी सर, मेरा नाम दीपिका पाटीदार है। मैं देवास ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन होलकर साइंस कॉलेज से बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है। मेरी अभिरुचि मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य करना और प्रकृति से का साथ समय बिताना है। ठीक है। कौन कौन है घर दीपिका जी आपके? सर मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, मेरा एक भाई है और एक भाभी है और उनके 2 बच्चे हैं सर। क्या करते हैं पापा? सर पापा पंचायत सचिव हैं। और मम्मी? हाउसवाइफ है और सर। भैया? भैया सर बिजनेस करते हैं। काय का बिजनेस करते हैं? सर कृषि फार्म है उसी पे। दीपिका जी, मान लेते हैं आप सिलेक्ट हो जाते हो, डीसी बन जाते हो। जी सर। आप जिस क्षेत्र के डीसी हो जी सर। वहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग होके गुजरता है जी सर। और उस राष्ट्रीय राजमार्ग की पे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है। जी सर। बहुत सारी दुर्घटनाएं होने के कारण उसकी काफ़ी बदनामी हो रही है। केंद्र सरकार का कहने का मतलब है कि यातायात प्रबंधन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जी सर। तो ये राज्य सरकार के फेलियर के कारण हो रहा है। जी सर। जबकि राज्य सरकार का कहने का मतलब है कि उस राष्ट्रीय राजमार्ग को मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जी सर। उसकी मरम्मत करना, ये सारे कार्य करना। जी सर। तो आप एसडीएम के तौर पे आप क्या करोगे कि वहाँ पे सुचारू रूप से सारा यातायात सुगम हो जाए और जो दुर्घटनाएं हो रही है वो ना हो? जी सर। जैसे कि सर केंद्र सरकार का दायित्व है कि उसकी मरम्मत कराए, तो सर उसके लिए जो कार्यवाही है वो तो राज्य सरकार करेगी ही। उसके अतिरिक्त सर मैं एक एसडीएम के तौर पे सर वहाँ पर जो मतलब कि आपके ये बैरियर होते हैं, मतलब हम लोगों को एक अवेयर कर सकते हैं उसके प्रति कि जो यहाँ की रोड है वो थोड़ी ख़राब है। हम सर स्पीड ब्रेकर वहाँ पे बनवा सकते हैं टेम्परेरी, ताकि जो गाड़ी की स्पीड होती है वो थोड़ी वहाँ उस क्षेत्र में कम हो सकती है। उसके साथ ही सर हम नोटिस बोर्ड लगवा सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कृपया धीरे चलिए या ध्यान रखिए, जिससे इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। साथ ही सर हम अगर पुलिस तैनाती जो बल होते हैं उसको भी तैनात कर सकते हैं सर। ठीक है। आप मुझे बताइए कि मान लीजिए आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारी में आपको नियुक्त किया गया है डिप्टी कलेक्टर के तौर पे। बहुत सारी महिलाएं आपके कार्यालय का घेराव कर लेती हैं। उनका कहने का मतलब है कि हमारे क्षेत्र में एक शराब की एक नई दुकान खुली है, जिसके कारण हमारे गाँव की जो सामाजिक संरचना है वो बिगड़ रही है। सांस्कृतिक रूप से भी हम लोगों का पतन हो रहा है, आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है और सभी घरों में लड़ाई झगड़े चालू हो गए, जी क्योंकि मैक्सिमम ग्रामीण निवासी शराब की ओर अग्रसर हो रहे हैं उस दुकान के खुलने के लिए। दुकान वाले का कहने का मतलब है मैंने तो गवर्नमेंट को मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, गवर्नमेंट से मैंने लाइसेंस लिया है जी और इसी जगह पे मुझे खोलना थी, इसकी परमिशन मुझे सरकार ने दी है, तो मैं जी मेरी शराब की दुकान क्यों चेंज करूँ? वो महिलाएं धरना प्रदर्शन दे रही है आपके कार्यालय का। जी। कैसे देखेंगे आप चीज़ों को, कैसे मैनेज करेंगे? सर दोनों ही पक्ष में इसमें क्लियर करना चाहूँगी कि सर चूँकि आबकारी नीति के अंतर्गत सर प्रावधान किया गया है कि जो लाइसेंस प्राप्त करता है वही शराब की बिक्री कर सकता है। तो सर हम जैसे कि अभी सरकार ने कदम उठाया है कि जो अहाते होते हैं उनको बंद कर दिए। तो सर एक टाइम टू टाइम उसकी बिक्री होगी, तो सर मुझे लगता है कि वो एक सही कदम हो सकता है। और अगर सर महिलाओं के पक्ष में अगर मैं इसको देखूँ, तो सर महिलाओं का कहीं न कहीं जो ये विरोध है वो कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि सर हमने देखा है कि जो शराब के बाद पीने के बाद जो घरेलू हिंसा है, उसका रेशियो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है, सबसे तो अधिक है। आप क्या करेंगे, मतलब क्या लाइसेंस उसका निरस्त करेंगे, क्या करेंगे? उसने तो परमिशन ली, गवर्नमेंट को टैक्स भरा है। सर एक तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सर गवर्नमेंट से कि अगर मतलब अगर इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो अगर इस पे कुछ कार्रवाई हो सकती है तो नहीं, अन्यथा सर किस पे कार्रवाई करेंगे आप? जिस पे सर कार्रवाई? लाइसेंस के लिए, अगर लाइसेंस रद्द करने के लिए अगर कुछ हो सकता है तो। बाकी तो सर
ऐसे सर ये लीगली प्रोसेस से उसने लाइसेंस प्राप्त किया है दुकानदार ने, तो सर मुझे नहीं लगता कि इसके मतलब पक्ष में मैं कुछ कर पाऊँगी। तो वो तो धरना दे रहे हैं आपके कार्यालय के सामने कि हम तो मर जाएँगे, अनशन कर देंगे, जी सर। अन्न जल का त्याग कर देंगे। सर मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगी कि किसी के घर में उसके पति से रोज़ झगड़ा हो रहा है, उसका घर बर्बाद हो रहा है, उसको आप क्या समझाओगे? तो समाधान चाहती है आपसे। सर ये कर सकते हैं हम कि जो दुकान वाला है सर, वो दुकान को हम सर उस गाँव के क्षेत्र से थोड़ा बाहर मतलब उसको एस्टेब्लिश करवा सकते हैं सर। ठीक है। दीपक जी, आप मुझे बताइए, जी मुख्य परीक्षा में माध्यम क्या था आपका? सर हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम। जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? जी सर। सर 3 प्रकार की, कौन-कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। आप मुझे बताइए, अलाउद्दीन खिलजी की जी सर। आर्थिक नीति के बारे में बताइए, कि जो बाजार नियंत्रण पद्धति थी उसके बारे में बताइए। जी सर। सर उन्होंने लोक वितरण प्रणाली को अपनाया था, सर मूल्यों का निर्धारण कर दिया था। उसके साथ ही सर बाज़ार की निगरानी के लिए उन्होंने एक विशेष मतलब सिपाही का गठन किया था, नियुक्ति की थी, जिसके माध्यम से उस पे अगर कोई भी व्यक्ति उसमें भ्रष्टाचार करता है, तो उस पे कार्यवाही की जा सके। उसके बाद ही सर नियमित रूप से आपूर्ति का व्यवस्था की थी सर उन्होंने। ठीक है। आपकी हॉबी है प्रकृति के साथ समय बिताना। जी सर। जब आप प्रकृति के साथ मतलब कैसे समय बिताती हैं? कुछ बताएँगे आप? सर मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सर मैं सुबह-सुबह उठकर टहलना पसंद करती हूँ। जब आप सुबह-सुबह टहलती हैं, प्रकृति के साथ आप समय बिताती हैं, जी सर। तो क्या बदलाव देखा आपने आपके जीवन में? सर मैं काफ़ी मतलब स्फूर्ति रहती है मेरे अंदर, एनर्जेटिक सा फ़ील करती हूँ। सर शांत स्वभाव मेरा वैसे है और मुझे शांति मिलती है उससे। उसके अलावा सर हेल्थ इश्यू भी मुझे नहीं होता है कुछ ऐसे, बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है। आपकी नज़र में समाजवाद की परिभाषा क्या है? समाजवाद क्या है? समाजवाद सर ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज के मतलब जो भी कार्य किया जाता है उसमें समाज का दायित्व होता है, जनता का दायित्व होता है। उनसे मिलकर जो भी संरचनाएँ कार्य जो किए जाते हैं, वो सभी के मिल-जुल कर जो कार्यवाही की जाती है, वो एक साथ की जाती है। दीपिका जी, जी सर। आप देवास से आते हैं। जी सर। देवास को माना जाता है कि बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है जी देवास सर। में जी सर। और बड़ा संस्कारी जिला है। जी तो आप सर। बता सकते हैं कि ऐसी क्या खूबी है देवास में जी कि सर। वहाँ माता जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है टेकरी के नाम से? जी सर। उसकी खूबियाँ बताएँ कुछ। सर मान्यता के अनुसार ही कहा जाता है कि वहाँ पे जो भी मन्नत माँगी जाती है, वो सारी पूरी हो जाती है। वहाँ पे 2 माता जी हैं सर, बड़ी माता और छोटी माता। आप इस बात में विश्वास रखते हैं मन्नत वाली बात में? सर एक ये आस्था का विषय है। अगर सर हम मन्नत मतलब सर एक वो है कि अगर हम मन में सोच लेते हैं कुछ चीज़ करने का और अगर उसमें आस्था रखते हैं तो वो ज़रूर पूर्ण होती है। तो सर कहीं न कहीं मैं थोड़ा तो इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ सर। जैसे मुझे आपने लगता है बात कि की आस्था आस्था होती की, है। जी सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आस्था का व्यावहारिक पक्ष क्या है? सर व्यावहारिक पक्ष इन द सेंस सर हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हमारा एम दिख रहा है सामने, सर उसके प्रति अगर डेडिकेशन दिखाएँगे हम, मतलब एक लक्ष्य को जैसे लक्ष्य को ही सर आस्था के रूप में भी देख सकते हैं कि हमारा उस लक्ष्य के प्रति अगर डेडिकेशन है, सर वो पूर्ण हो जाती है, तो सर वो एक आस्था के रूप में सर हम आपको लगता देख है कि सकते हैं। आस्था कहीं न जी कहीं सर। रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है? जी सर। तो आप आस्था रखते हैं, तो जी सर। आपके हिसाब से आप कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पर आप रूढ़िवादी हो जाते हैं, ऐसा आपको लगता है? सर 100% ये इस बात का प्रूफ नहीं कि जो आस्थावादी होता है वो रूढ़िवादी होता है, लेकिन कहीं-कहीं इसके उदाहरण दिखते हैं। और सर रही बात मेरी तो सर मैं आस्तिक हूँ, रूढ़िवादी नहीं हूँ। आप रूढ़िवादिता नहीं, तो जी आप सर। आस्था और रूढ़िवादी में फ़र्क कैसे महसूस करते हैं? जो सर आस्तिक व्यक्ति होता है, वो सबका भला सोचता है। कभी भी सर किसी के बारे में ना तो नकारात्मक बातें करता है और ना ही उसका कोई बुरा करने की कोशिश करता है। लेकिन सर जो रूढ़िवादी व्यक्ति होता है, वो हमेशा किसी व्यक्ति को मतलब या तो उसके प्रति नकारात्मक सोच रखता है या सर वो कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति पॉज़िटिव नहीं सोच सकता और सर किसी एक प्रथा या एक रूढ़ि के प्रति उसकी जो मानसिकता होती है, वो जटिल होती है सर। और आस्था में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है सर। ठीक है। आप मुझे ये बताएँ कि वस्तुनिष्ठता का गुण कैसे विकसित होता है? सर जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, जो नियम बने हैं हमारे, जो तथ्य होते हैं, अगर हम उन्हीं के आधार पे काम करेंगे, तो सर वस्तुनिष्ठता के आधार पर कार्य होगा। नियम और नियम और रूल्स जो कानूनों है ना, हाँ, नियम कानून है ना, जी सर। उनसे वस्तुनिष्ठता कैसे बढ़ती है, आप ज़रा बताएँगे मुझे? सर क्योंकि जो प्रोविज़न किए गए हैं, ठीक है। उसी के आधार पर आप कार्य कर रहे हो। हुँ। सर उसमें आपके जो इमोशंस है या आपकी जो मानसिकता है या आपके जो विचार है, उनका कोई मतलब कोई औचित्य नहीं रह जाता। उसमें सर जो नियम सरकार ने बना दिए हैं, जो आंकड़े आपको प्रस्तुत कर दिए, उसी के आधार पर आप निर्णय लोगे। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि एक जी जो सर। सिविल सेवक होता है, जी सर। वो अपनी संवेदनाओं, अपनी विचारों
जी सर। आदि के आधार पर प्रशासन में कोई योगदान नहीं करता है। उसका जो रूल, जो नियम, जो रेगुलेशन है जी ना, सर। उन्हीं के आधार पे वो फॉलो करता है, जी सर। वस्तुनिष्ठता हो जाता है। जी सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक सिविल सेवक के जीवन में जी सर। निजी विचारों या निजी संवेदनाओं का कोई महत्व नहीं होता है क्या? होता है सर, क्योंकि सर हमने जो नैतिक मूल्य पढ़े हैं उसके अंदर सर सिर्फ वस्तुनिष्ठता के साथ साथ करुणा, संवेदनशीलता, इमोशनल इंटेलिजेंसी सारे तत्वों को समाहित किया है। तो सर परिस्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेना है कि आपको किस तत्व का कैसे उपयोग करना है। तो आपने अभी ये कहा कि एक सिविल सेवक के जीवन में जी सर। जो नैतिकता है या जो वस्तुनिष्ठता है जी वो सर। नियम कानूनों के आधार पे आती है। जी सर। तो यदि उसे लग रहा है कि नियम ये गलत है जी सर। या ये इस नियम में कोई कमी है, जी तो सर। क्या वो अपनी विचार को या अपने अनुभव को उसके साथ सरोकार स्थापित नहीं कर सकता क्या? सर हमने एक अंतरात्मा का भी प्रोविज़न पढ़ा है। कैसे? अगर आपको लगता है कि मतलब आपके इंट्यूशन बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है और अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो ये सच हो सकता है, तो सर हम अंतरात्मा के आधार पर भी डिसीजन ले सकते हैं। तो आप अंतरात्मा को समाहित करते हैं। जी सर। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि निर्णय लेने के कितने चरण होते हैं? सॉरी सर। निर्णय लेने के कितने चरण होते हैं? सॉरी सर, मैं इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रही हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ जी सर। कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं जी सर। तो डिसीजन लेने के पहले आप सर। किन किन चरणों से गुजरते हैं? जैसे सर कोई सी सिचुएशन है उसके सामने मुझे, तो सर पहले तो उसका एनालिसिस करूँगी मैं कि क्या है। फिर उसके बाद सर विकल्प ढूँढूँगी कि मेरे पास क्या-क्या विकल्प में और किस विकल्प का क्या नतीजा हो सकता है। मतलब उसका एक ओवरव्यू ले लूँगी कि अगर मैं ये निर्णय लेती हूँ तो इसका क्या परिणाम निकलेगा ये निर्णय। उसके बाद जो सबसे उचित जो विकल्प होगा सर, उसका चुनाव करके उसको अप्लाई कर दूँगी सर। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक इको टूरिज्म बोर्ड को लेके एक जी MOU सर। साइन किया है, तो जी आप बता सर। सकते हो उसके बारे में? अभी ये फरवरी की घटना है। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। कोई नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं जी जिसमें सर। आपको देवास के लिए 3 सुधार करने हैं, तो जी आप सर। क्या करेंगे? सर सबसे पहले महिला एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, और? सर दूसरा एजुकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है। और सर तीसरा जो है वो पर्यटन के लिए। एक सिविल सेवक की सीमाएँ कहाँ कितनी होती हैं? सर जहाँ तक नियम कायदे बना दिए गए हैं उसके दायरे में ही आपको काम करना है सारा। एक सिविल सेवक की सीमाएँ नियम कानून ही होती हैं बस? सर एक अच्छा आचरण भी होना चाहिए। और? आपने गवर्नमेंट ने आपको जो दायित्व दिए हैं उनको आपको सही समय पे सही टाइम पे पूर्ण करना चाहिए। उसके साथ सर सरकार की जो योजनाएँ हैं उनको सही समय पे क्रियान्वयन करना चाहिए। और? उसके अतिरिक्त सर एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, आप में टीम स्पिरिट होना चाहिए, आप एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। उसके बाद सर अगर हम देखें तो आप में एक अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। नहीं, नहीं, ये आप उसकी विशेषताएँ बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। जी अभी सर। जैसे आपने बात की वक्ता होना चाहिए, जी तो सर। मैं जान सकता हूँ वक्ता का गुण क्यों होना चाहिए? सर अगर हमें कोई सी भी योजना को इम्प्लीमेंट करना है या जनता को किसी चीज़ की सूचना देना है, तो सर उसके लिए हमें मतलब एक अच्छा वक्ता होना आवश्यक है। तभी हम जनता को उस चीज़ के लिए अवेयर कर पाएँगे, उन्हें जागरूक कर पाएँगे। मतलब वक्ता होना अनिवार्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर एक अच्छी स्किल के रूप में माना तो जाता है। मान लें मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ, जी सर। तो क्या मैं कभी भी एक अच्छा सिविल सेवक नहीं बन सकता? सर बिल्कुल नहीं बन सकते ये नहीं कह सकते हम, फिर? लेकिन सर एक वक्ता का गुण होना आवश्यक है। चलिए, आप ये बताएँ कि न्यायपालिका के जी सर। द्वारा न्याय प्रक्रिया संचालित की जाती है। जी सर। तो आपको लगता है कि न्यायपालिका में अभी सबसे बड़ी कमी क्या है? वो बताएँ। सर केसेस की पेंडेंसी। केसेस की पेंडेंसी। पेंडेंसी। तो जी मैं सर। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि न्यायपालिका ऐसा क्या करे कि वो केसेस जल्दी सुलझना शुरू हो जाएँ? जी सर। एक तो सर ई-गवर्नेंस जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा सर मध्य प्रदेश जो न्यायपालिका है उन्होंने एक प्रोविज़न लागू किया है सर कि टॉप 25 जो केसेस हैं उनको आप 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करें। ठीक तो है। सर मुझे लगता है कि ये एक कदम बहुत सराहनीय कदम है। उसके अतिरिक्त सर लोक अदालत का नियमित रूप से आयोजन किया जाए ताकि जो छोटे-छोटे केस हैं और जिनका विवाद हम आपसी सहमति से सुधार सकते हैं, उनको सर आसानी से मतलब रिज़ॉल्व कर लिया जाए। उसके अतिरिक्त अगर सर हम देखें तो सर नियुक्तियाँ जो हैं काफ़ी खाली पद है सर न्यायपालिका में, तो उनकी नियुक्ति सर समय पर की जाए। ठीक है। बेटा आप मुझे ये बताएँ जी कि सर। जैसे आपने कहा कि इसमें शीघ्रता का कहीं आपने उल्लेख नहीं किया कि केसेसों को थोड़ा जल्दी जी निपटाना सर। चाहिए। तो जी सर। शीघ्रता आपके लिए अहम नहीं है क्या? जी है सर, वो मैं चलिए भूल गई ठीक थी है। उसमें। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर।